track number 4B. In this track, recording is done from page number 254 to page number 259. It covers poem 2. An elementary school classroom in a slum. झुग्गी बस्ती में प्राथमिक विद्यालय की एक कक्षा. Name of the poet Stephen Spender. Explanation of the poem. कविता की व्याख्या. Far far from gusty waves these children's faces, like rootless weeds, the hair torn round their pallor, the tall girl with her weighed down head, the paper-seeming boy with rat's eyes, the stunted, unlucky heir of twisted bones, reciting a father's granuled disease, his lesson from his desk. At back of the dim class, one unnoted, sweet and young. His eyes live in a dream of squirrel's game in tree room other than this. व्याख्या. समुद्र की तूफानी लहरों से दूर इन बच्चों के उदास चेहरों पर बेतरतीब बिखरे हुए बाल बिना जड़ों के फालतू जंगली पौधों के समान दिखाई देते हैं. वह लंबी लड़की अपने सिर को उदासी से नीचे झुकाए हुए है. वहाँ बैठा नाजुक पतला सा चूहे जैसी आंखों वाला लड़का जो अविकसित है और वह छोटे कद का टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का उत्तराधिकारी है. वह अपने डेस्क से अपना पाठ नहीं परंतु अपने पिताजी की ग्रंथि युक्त बीमारी को दिखा रहा है. धुंधली कक्षा के पीछे एक प्यारा सा युवा बैठा है जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया है. उसकी आंखों में सजीव सपने दिखाई पड़ते हैं. वह नीरस और उबाऊ कक्षा के बाहर खेले जाने वाले खेलों का सपना देखता है. वह गिलहरी के खेल के लिए बनाए गए वृक्ष में खोकर के सपने लेता है. ग्लोसरी. ग्लस्टी झोंकेदार, रूटलेस बिना जड़ के, वीड्स खरपतवार, टर्न राउंड बेतरतीब तरीके से बिखरे हुए, पेलर मुरझाए चेहरे, वेड डाउन बोझ से दबा हुआ, उदास, पेपर सीमिंग दुबला पतला, स्टंटेड अविकसित, अनलकी दुर्भाग्यशाली, एयर उत्तराधिकारी, ट्विस्टेड विकृत, रिसाइटिंग बताना वर्णन करना, ग्रेनल्ड गांठदार ऐंठा हुआ, डीम धुंधला, अननोटेड जिस पर ध्यान न गया हो, स्क्विरल गिलहरी, ट्री रूम पेड़ के अंदर बनाई गई जगह, ऑन सोर क्रीम वॉल्स डोनेशंस, शेक्सपियर्स हेड क्लाउडलेस एट डॉन, civilized dome riding all cities, bailed flowery Tyrolese valley, open-handed map awarding the world its world, and yet for these children, these windows, not this map, their world, were all their futures painted with fog, a narrow street sealed in with a lead sky, far, far from rivers, capes and stars of words. व्याख्या. स्कूल की अप्रिय क्रीम रंग की दीवारों पर चंदा द्वारा उगाई गई चीज़ें और शेक्सपियर के सिर की तस्वीरें टंगी है, लेकिन ये सभी स्कूल के बच्चों के लिए व्यर्थ है. दीवारों पर दूसरी तस्वीरें भी लगी है. बिना बादलों के भोर, शिष्ट शिक्षण संस्थाओं के गुंबद सब शहरों के ऊपर दिखाई देते हैं. ऑस्ट्रिया की टायरोल घाटी की ये संस्थाएं घंटियों और फूलों से भरी है. इस विश्व का मानचित्र खुले हाथों से तैयार किया गया है और इस संसार के लोगों को एक नया संसार भेंट किया जा रहा है. लेकिन गंदी बस्ती के इस स्कूल की कक्षा के इन बच्चों के लिए वह संसार उनका अपना नहीं है.
उनकी तो ये उनके कक्षा की खिड़कियां ही अपनी है। इस स्कूल के बच्चों का भविष्य अनिश्चितता के ब्रश से पोत दिया गया है। वे अपने जीवन की तंग गलियों में घिर गए हैं। उनको एक धूसर नीले आकाश ने चारों ओर से घेर लिया है। ये सभी इस गंदी बस्ती के स्कूल के कक्षा में बच्चे इस तंगी और घुटन के शिकार हैं। नदियों, अंतरिय और सितारों का संसार उनसे बहुत दूर है। ग्लॉसरी। सोर, अमन मोहक। डोनेशंस, दान में दी गई वस्तुएं। शेक्सपियर्स हेड, शेक्सपियर के सिर की तस्वीर या मूर्ति। डॉन, उषाकाल। सिविलाइज्ड डोम, सभ्य समाज की संस्थाएं। बेल्ड, घंटियां रखे हुए। टायरोलिस वैली, ऑस्ट्रिया की टाइटोंग घाटी। ओपन हैंडेड मैप, खुले हाथ से दुनिया के नक्शे को अपनी इच्छा से घटाना या बढ़ाना। अवॉर्डिंग, फैसले से देना। इट्स वर्ल्ड, वह संसार जैसा कि विजेताओं ने अपने हिसाब से बांटा है। दीज चिल्ड्रेन, गंदी बस्ती के ये स्कूल के बच्चे। नॉट दिस मैप, दूसरा संसार जो महत्वपूर्ण अमीरों और सभ्य लोगों का है। फॉग, कोहरा, यहाँ पर कोहरा अनिश्चित भाग्य का प्रतीक है। सील्ड इन, अंदर की ओर बंद हो जाती है। लीड स्काई, नीला घुसर आसमान। फार, दूर। केप्स, अंतरिय। श्योरली शेक्सपियर इज विकेड। द मैप, अ बैड एग्जाम्पल, with ships and sun and love tempting them to steal. For lives that slyly turn in their cramped holes, from fog to endless night, on their slag heap these children wear skins peeped through by bones and spectacles of steel, with mended glass like bottle bids on stones. All of their time and space are foggy slum. So blot their maps with slums as big as doom. व्याख्या। निश्चित रूप से इन बच्चों के लिए शेक्सपियर बेकार और खराब है। इस संसार का नक्शा भी उनके लिए बुरा उदाहरण है, जो इन बच्चों का नहीं है, जहाँ जो सूर्य की गर्मी और इंसानी प्यार से भरी यह दुनिया इनको चुराने के लिए प्रलोभित करती है। कोहरे से अनगिनत रात तक, यानी जीवन पर्यंत तक, उनका जीवन चुपके से उनकी तंग मांदों में आकर घिर जाता है। छोड़े हुए कबाड़ के ढेरों पर बैठे इन बच्चों की खालों में से हड्डियां बाहर झांक रही है, और ये पैबंद लगे शीशों से जड़े स्टील के चश्मे पहने ऐसे लगते हैं जैसे पत्थरों पर बोतलों के टूटे हुए टुकड़े हो। उनका सारा समय और जगह इन्हीं नरक जितनी बड़ी कोहरेदार गंदी बस्तियों में बीतता है। ये बस्तियां उन महत्वपूर्ण लोगों के बनाए हुए नक्शे को कलंकित कर देती है। ग्लॉसरी। श्योरली, निश्चित रूप से। विकेड, बेकार। टेम्पटिंग, प्रलोभित कर रहे हैं। टू स्टील, चुपके से भागकर चीजों को चुरा लेना। स्लाइली, गुप्त रूप से। क्रैम्प्ड, तंग। होल्स, मांद। एंडलेस, अनंत। स्लैग, कबाड़। हीप, ढेर। पिप्ड थ्रू, झांकना, बाहर आना। स्पेक्टेकल्स, चश्मे। बीट्स, टुकड़े। फॉगी, कोहरेदार। स्लम, गंदी बस्तियाँ। ब्लॉट, कलंक। देयर मैप्स, अमीरों के स्थान और नक्शे। डूम, बर्बादी, नरक। अनलेस, गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर। दिस मैप बिकम्स देयर विंडो, and these windows that shut upon their lives like catacombs break open till they break their town and show the children to green fields and make their world run azure on gold sands.
and let their tongues run naked into books. The white and green leaves open history, there whose language is the sun. व्याख्या: जब तक शासक, अध्यापक, निरीक्षक, आगंतुक यह मानचित्र इनके संसार की खिड़की नहीं बन जाते और ये खिड़कियां जो उनके जीवन पर कब्र या तहखाने की खिड़कियों की तरह बंद है, उन्हें तोड़कर खोल नहीं दिया जाए, और जब तक वे कस्बे को तोड़ नहीं देते और बच्चों को हरे भरे खेत नहीं दिखा दे और उनके विश्व को सुनहरी रेत पर नीली समुद्री लहरों तक विस्तार नहीं कर दे और उनकी जिह्वाओं को पुस्तकों में सपाट नहीं दौड़ा देते और यह जिह्वा सफ़ेद और हरे पत्तों तक पहुंचा नहीं देते ताकि ज्ञान के द्वार उनके लिए खुल जाए। इतिहास उनका होगा जिनकी भाषा में सूर्य की प्रकाश और शक्ति है। ग्लॉसरी: दिस मैप बिकम्स देयर विंडो। संसार का यह नक्शा उनका नक्शा बन जाए और उनके स्कूल को भी उसमें शामिल करे। दीज विंडोज: गंदी बस्तियों का वातावरण। शट अपॉन देयर लाइव्स: उनकी तरक्की या विकास को रोक देती है। कैटाकॉम्ब्स: तहखाने में कब्रें। एजोर: आसमानी नीला। गोल्ड सैंड: समुद्री तट पर बिछी सुनहरी रेत। टंग्स रन नेकेड: वे स्वतंत्र रूप से अपने को व्यक्त कर सके। एक्सरसाइजेस: थिंक इट आउट। क्वेश्चन नंबर 1. Tick the item which best answers the following. A. The tall girl with her head weighed down means the girl. Options are: 1. Is ill and exhausted. 2. Has her head bent with shame. 3. Has untidy hair. Answer is 1. Is ill and exhausted. B. The paper-seeming boy with rat's eyes means the boy is. Options are: 1. Sly and secretive. 2. Thin, hungry and weak. 3. Unpleasant looking. Answer is 2. Thin, hungry and weak. C. The stunted, unlucky heir of twisted bones means the boy. Options are: 1. Has an inherited disability. 2. Was short and bony. Answer is 1. Has an inherited disability. D. His eyes live in a dream, a squirrel's game. In the tree room, other than this means the boy is. Options are: 1. Full of hope in the future. 2. Mentally ill. 3. Distracted from the lesson. Answer is 1. Full of hope in the future. E. The children's faces are compared to rootless weeds. This means they. Options are: 1. Are insecure. 2. Are ill-fed. 3. Are wasters. Answer is 1. Are insecure. Question number 2. What do you think is the color of sour cream? Why do you think the poet has used this expression to describe the classroom walls? आपके विचार में मटमैली क्रीम का रंग कैसा होता है? कवि ने इस कथन का प्रयोग कक्षा की दीवारों के लिए क्यों किया है? आंसर: In my thought, the color of sour cream is of white. In my opinion, the poet has used this expression to describe the classroom walls because he wants to contrast the classroom walls with the world of the slum children. Actually, these unpleasant walls symbolize the poetic conditions of the lives of these children. मेरे विचार से मटमैली क्रीम का रंग मटमैला सफ़ेद रंग है। मेरे विचार से कवि ने इस विचार को कक्षा की दीवार के लिए व्यक्त किया है क्योंकि कवि ने यहाँ पर कक्षा, कक्ष की दीवार और दुनिया की गंदी बस्तियों के बच्चों के बीच में
विरोधाभास व्यक्त किया है। वास्तव में ये असुहावने दीवार इन गंदी बस्तियों में रहने वाले बच्चों के दीनहीन दशा का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 3। The walls of the classroom are decorated with the pictures of Shakespeare, buildings with domes, world maps, and beautiful valleys. How do these contrast with the world of these children? कक्षा की दीवारें शेक्सपियर, गुंबदों वाले भवन, संसार के नक्शों और सुंदर घाटियों से सुसज्जित है। ये इन बच्चों के संसार से विरोधाभास कैसे प्रस्तुत करती है? आंसर: These pictures beautifully contrast with the world of these children. These pictures means beauty, progress, prosperity, etc. But these slum children have no meaning and no purpose for them because they live in extreme poverty. ये चित्र बहुत ही सुंदर तरीके से इन बच्चों के संसार को विरोधाभास में व्यक्त किया है। इन चित्रों का अर्थ है सुंदरता, उन्नति, समृद्धशाली इत्यादि, लेकिन इनका इन गंदी बस्तियों के बच्चों से कोई मतलब नहीं है क्योंकि वे अत्यधिक गरीबी में जीते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। What does the poet want for the children of the slums? How can their lives be made to change? कवि गंदी बस्ती के बच्चों के लिए क्या चाहता है? उनके जीवन को कैसे बदला जा सकता है? आंसर: They can change their lives if they are shown green fields and their world is made to run azure on gold sun. The dirty surroundings must be removed. Then only they will land in a world full of progress and prosperity. Then there will be no social injustice. वे अपने जीवन को बदल सकते हैं यदि उन्हें हरे भरे खेत दिखाए जाए और उनके विश्व को सुनहरी रेत पर नीले आकाश की तरह बनाए। गंदे वातावरण को वहां से हटा दे, तभी वे उन्नति और समृद्धशाली संसार में रह पाएंगे। तब वहां पर सामाजिक अन्याय भी नहीं होगा। अदर इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइजेस, स्टैंजाज फॉर कॉम्प्रिहेंशन। Read the extracts given below and answer the questions that follow. Extract 1. Far, far from gusty waves, these children's faces, like rootless weeds, the hair torn round their pallor, the tall girl with her weighed down head, the paper-seeming boy with rat's eyes, the stunted, unlucky heir of twisted bones, reciting a father's granuled disease, his lesson from his desk. At back of the dim class, one unnoted, sweet and young. His eyes live in a dream of squirrel's game in tree room other than this. Question number 1. How are the children of this slum school look like? इन गंदी बस्तियों के स्कूली बच्चे कैसे दिखाई देते हैं? आंसर: द चिल्ड्रन ऑफ दिस स्लम स्कूल लुक पेल, देयर अनकोम्ड हेयर लुक्स लाइक रूटलेस वाइल्ड हर्ब्स और प्लांट्स। इस गंदी बस्ती के स्कूली बच्चे उदास दिखाई दे रहे हैं। उनके बिखरे बाल बिना जड़ वाले जंगली पौधों के समान दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। एक्सप्लेन वेड डाउन हेड, बोझ से दबा हुआ सिर की व्याख्या करो। आंसर: द बर्डन ऑफ मिसफॉर्चून्स हैज मेड देम डिप्रेस एंड बेंट डाउन देयर हेड्स। दुर्भाग्य के बोझ से दबकर वे अवसादग्रसित हो जाते हैं और उनका सिर नीचे झुक जाता है। क्वेश्चन नंबर 3। हु इज द अनलकी हेयर एंड व्हाट इज ही रिसाइटिंग? वह दुर्भाग्यशाली उत्तराधिकारी कौन है और वह क्या वर्णन कर रहा है? आंसर: द थिन बॉय हैविंग रैट्स आई विल इनहेरिट ट्विस्टेड बोन्स ऑफ हिज पेरेंट्स। ही इज रिसाइटिंग हाउ हिज फादर डेवलप्ड दैट नॉटी डिसीज। एक पतला लड़का जिसकी चूहे जैसी आंखें हैं अपने माता पिता की टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का उत्तराधिकारी है। वह अपने पिता की गांठदार बीमारी का वर्णन कर रहा है कि वह कैसे विकसित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड वर्ड्स
from the stanza which mean the following. 1. Blowing strongly. 2. Undeveloped. 3. Not clear or bright. निम्नलिखित शब्दों का अर्थ पद्यांश से लिखिए. आंसर 1. Blowing strongly, gusty. 2. Undeveloped, stunted. 3. Not clear or bright, dim. Question number 5. What is the condition of the classroom wall? कक्षा कक्ष की दीवार की क्या स्थिति है? आंसर The classroom wall is painted with cream color but it emits foul smell. कक्षा कक्ष की दीवार क्रीम रंग में पुती हुई है और उसमें से गंदी बदबू आ रही है. Extract 2. On sour cream walls, donations. Shakespeare's head, cloudless at dawn, civilized dome riding all cities. Bailed, flowery, Tyrolese valley, open-handed map, awarding the world its world. And yet, for these children, these windows, not this map, their world, were all their futures painted with fog. A narrow street sealed in with a lead sky, far, far from rivers, capes, and stars of words. Question number 1. Where are donations and pictures of Shakespeare's head placed? चंदे की तस्वीरें और शेक्सपियर के सिर की तस्वीर कहाँ पर टंगी है? Answer. All donations and the picture of Shakespeare's head are placed on the sour creamy walls. चंदे की तस्वीरें और शेक्सपियर के सिर की तस्वीर असुहावने क्रीम रंग की दीवारों पर टंगी हुई है. Question number 2. Explain the slum children's world and the world which is not there. गंदी बस्ती के बच्चों की दुनिया का वर्णन कीजिए और उस दुनिया की भी जो गंदी बस्तियों का नहीं है. Answer. The world of the rich, of civilized domes, bells and flowers are not the world of these children. Narrow lanes with foggy skies form the world of these children. अमीरों की दुनिया, शिष्ट शिक्षण संस्थाओं के गुंबद, घंटियों और फूलों से भरी हुई दुनिया इन बच्चों की नहीं है. संकरी गलियां, कोहरे से आच्छादित आसमान ही इन बच्चों की दुनिया है. क्वेश्चन नंबर 3. एक्सप्लेन द फ्यूचर ऑफ दिस चिल्ड्रेन. इन बच्चों के भविष्य के बारे में वर्णन कीजिए. आंसर. द फ्यूचर ऑफ द चिल्ड्रेन इज अनसर्टन एंड इज लॉस्ट समवेयर इन डार्कनेस. इन बच्चों का भविष्य अनिश्चित और अंधेरे में कहीं गुम हो गई है. क्वेश्चन नंबर 4. What do they crave for? A narrow street or rivers and capes? वे किस चीज के लिए तरसते हैं? एक सकरी सड़क या नदियां और अंतरिया? आंसर. They crave for openness. They crave for rivers and capes and the starry sky. They didn't want to live in narrow and crowded streets. वे खुलेपन के लिए तरसते हैं. वे नदियों, अंतरियों और सितारों वाले आसमान के लिए तरसते हैं. वे सकरी और भीड़भाड़ वाली गलियों में नहीं जीना चाहते. क्वेश्चन नंबर 5. फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द स्टैंजा. 1. Unpleasant. 2. Cloudy, thick air. 3. Distant. निम्न शब्दों के अर्थ पद्यांश में से लिखिए. आंसर. 1. Unpleasant, sour. 2. Cloudy thick air, fog. 3. Distant, far. Extract 3. Surely Shakespeare is wicked. The map, a bad example, with ships and sun and love tempting them to steal. For lives that slyly turn in their cramped holes from fog to endless night, on their slag heap these children wear skins peeped through by bones and spectacles of steel.
with mended glass like bottle bids on stones. All of their time and space are foggy slum. So, blot their maps with slums as big as doom. Question number 1. Why is Shakespeare described as wicked? शेक्सपियर को बेकार व्यक्ति के रूप में क्यों बताया गया है? आंसर, शेक्सपियर इज डिस्क्राइब्ड एज wicked because he and his works are no use for slum children. शेक्सपियर को बेकार व्यक्ति के रूप में बताया गया है क्योंकि वह और उसके कार्य गंदी बस्ती के स्कूली बच्चों के लिए कोई उपयोगी नहीं है. क्वेश्चन नंबर 2. What tempt them and why? उन्हें क्या चीज़ प्रलोभित करती है और क्यों? आंसर, the wonderful things of the world like the sun, love and all the beautiful things tempt the slum children to steal them. विश्व की आश्चर्यजनक चीज़ें जैसे सूर्य, प्यार और अन्य सुंदर चीज़ें उन गंदी बस्तियों के बच्चों को प्रलोभित करती है. क्वेश्चन नंबर 3. एक्सप्लेन. फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट. कोहरे से अनंत अंधेरी रात तक. व्याख्या कीजिए. आंसर, फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट मीन्स फ्रॉम इग्नोरेंस टू डार्कनेस लाइक दैट ऑफ एन एंडलेस नाइट. कोहरे से अनंत अंधेरी रात तक का तात्पर्य है अज्ञानता से अंधेरी रात तक जैसे अनंत रात तक. क्वेश्चन नंबर 4. हाउ डू दे लिव इन देयर होल्स? वे अपने मांद में कैसे रहते हैं? आंसर, दे लिव लाइक रैट्स इन देयर होल्स. फॉग एंड डार्कनेस डोमिनेट देयर लाइव्स. वे अपनी मांदों में चूहों के समान रहते हैं. कोहरा और अंधेरा ने उनके जीवन में अपना वर्चस्व बना लिया है. क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट ब्लॉट देयर मैप्स? उनके नक्शों को किसने कलंकित किया है? आंसर, देयर मैप्स आर ब्लॉटेड बाय द सिविलाइज्ड वर्ल्ड. इट इज द वर्ल्ड ऑफ द रिच एंड ग्रेट. उनके नक्शे इस विश्व के सभ्य लोगों ने कलंकित किया है. यह विश्व अमीरों और बड़े लोगों का है. क्वेश्चन नंबर 6. हु वॉज शेक्सपियर? शेक्सपियर कौन था? आंसर, शेक्सपियर वॉज अ ग्रेट पोइट, ड्रामेटिस्ट एंड नॉवेलिस्ट. शेक्सपियर एक महान कवि, नाट्यकार और उपन्यासकार था. क्वेश्चन नंबर 7. फाइंड द वर्ड फ्रॉम द स्टैंजा. 1. सीक्रेटली. 2. वेस्ट मटेरियल. 3. पीसेस. निम्न शब्दों का अर्थ पद्यांश में से लिखिए. आंसर, 1. सीक्रेटली, स्लाइली. 2. वेस्ट मटेरियल, स्लैग. 3. पीसेस, बिट्स. एक्सट्रैक्ट 4. Unless governor, inspector, visitor, this map becomes their window, and these windows that shut upon their lives like catacombs break open till they break their town and show the children to green fields and make their world run azure on gold sands and let their tongues run naked into books. The white and green leaves open history there whose language is the sun. Question number 1. Who does the poet appeal to? कवि किसका आह्वान करता है? Answer. The poet appeals to the governor, teacher, inspector and visitor. कवि गवर्नर, शिक्षक, निरीक्षक और आगंतुकों का आह्वान करता है. Question number 2. How can this map become their window? यह नक्शा उनका नक्शा कैसे बन सकता है? Answer. This map of the world is formed by the rich. It must also be opened to add the poor and unfortunate slum children. Then after it will become their window. विश्व का यह नक्शा अमीरों का है. इसे उन गरीब
और गंदी बस्तियों के दुर्भाग्यशाली बच्चों के लिए खोला जाना चाहिए ताकि वे उनमें जुड़ सके। तभी उस नक्शे में यह नक्शा शामिल होगा। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन। टिल दे ब्रेक द टाउन, व्याख्या कीजिए। शहर के सारे बंधनों को तोड़ने तक। आंसर, टिल दे कम आउट ऑफ द डर्टी सराउंडिंग्स एंड स्लम्स ऑफ द टाउन इनटू द ओपन, जब तक वे गंदे वातावरण और कस्बे से बाहर खुली हवा में नहीं आ जाते। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट विल हैपन इफ द चिल्ड्रन कम आउट ऑफ द बॉन्ड्स दैट बाइंड देम, क्या होगा जब बच्चे उन बंधनों से बाहर आ जाएंगे जिनसे वे बंधे हैं। आंसर, इफ दे कम आउट ऑफ द बॉन्ड्स that bind them, then they can come out of the dirty surroundings and slums of the town into the open. यदि वे उन बंधनों को तोड़कर बाहर आ जाएंगे जिनसे वे बंधे हैं, तो वे अपने गंदे वातावरण और शहर की गंदी बस्तियों से बाहर निकलकर खुले क्षेत्र में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, हु क्रिएट्स हिस्ट्री, इतिहास कौन बनाता है। आंसर, दोज हुज लैंग्वेज हैज़ द वार्मथ and power of the sun can create the history. वे लोग जिनकी भाषा में सूर्य की ऊष्मा और शक्ति हो, वे इतिहास बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज। निम्न शब्दों का अर्थ पद्यांश में से लिखिए। 1, क्लोज। 2, अंडरग्राउंड ग्रेव्स। 3, स्काई ब्लू। आंसर, 1, क्लोज, शट। 2, underground graves, catacombs. 3, sky blue, azure. Short answer type questions. Question number 1, what is the message that Stephen Spender wants to give through the poem? An elementary school classroom in a slum. Stephen Spender कविता An elementary school classroom in a slum द्वारा क्या संदेश देना चाहते हैं। Answer, through this poem, the poet gives the message of social injustice and class inequalities. These are two different worlds. The slum children have no interest in the world of rich, that is, art, culture, and literature have no value for them. They live in dark, narrow, cramped holes and lanes. The poet says, if gaps are not filled between two worlds, there cannot be any progress or development anywhere in the world. इस कविता के माध्यम से कवि सामाजिक अन्याय और वर्ग असमानता संदेश देता है। कवि दो भिन्न संसारों को व्यक्त करता है। गंदी बस्ती के बच्चों को अमीरों वाली दुनिया में कोई दिलचस्पी नहीं है, जैसे कि कला, संस्कृति और साहित्य इन लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखता। ये अंधेरे, सकरे और तंग गलियों में रहते हैं। कवि कहता है कि यदि दोनों संसारों के बीच की खाई को नहीं भरा जाता तो विश्व के किसी भी भाग में विकास और उन्नति नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द पोएट से अबाउट द ओपन हैंडेड मैप? कवि का खुले हाथ से दुनिया के नक्शे को अपनी इच्छा से घटाया बढ़ाया जाना कहने का क्या तात्पर्य है? आंसर, द मैप हैज बीन कॉल्ड ओपन हैंडेड बिकॉज it shows all the seas and lands we have in the world. But the poet says that this world is not meant for the poor children. Their world is limited to what they see from the windows of their classroom. खुले हाथ से दुनिया के नक्शे को अपनी इच्छा से घटाया बढ़ाया जाना कहा गया है क्योंकि यह समुद्रों और जमीनों को दर्शाता है जिसे हम विश्व में पाते हैं। लेकिन कवि कहता है कि यह विश्व इन गरीब बच्चों के लिए नहीं है। उनका विश्व तो उनकी कक्षा की खिड़कियों से जो दिखता है वही है। उनकी दुनिया सीमित है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डज द पोएट से शेक्सपियर इज विकेड? कवि ने शेक्सपियर को बेकार क्यों कहा है? आंसर, एक्चुअली द पोएट डज नॉट रियली मीन टू से दैट शेक्सपियर इज विकेड. It means that a picture of Shakespeare's head is of no use in their class.
For them, Shakespeare hold no interest and serves no purpose to slum children. वास्तव में कवि ने शेक्सपियर को बुरा नहीं कहा है। इसका मतलब है कि शेक्सपियर के सिर वाले चित्र उन लोगों के उपयोग का नहीं है। उन लोगों में शेक्सपियर के प्रति कोई दिलचस्पी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द पोएट वांट द गवर्नर, द इंस्पेक्टर एंड द विजिटर टू डू? कवि गवर्नर, निरीक्षक और आगंतुक लोगों से क्या चाहता है? आंसर, द पोएट वांट्स दीज पीपल टू टेक स्टेप्स by which the poor children can be helped. He wants the children to be taken out of the slums in which they are living. He wants that they should be taken to those places where they can play and run about among the trees. They should also enjoy the life outside the room. कवि चाहता है कि ये लोग ऐसे कदम उठाए जिससे इन गरीब बच्चों की मदद हो सके। वह चाहता है कि वे गरीब बच्चे उन गंदी बस्तियों से बाहर निकले जिसमें वे रह रहे हैं। वह चाहता है कि वे बाहर निकलकर पेड़ों के बीच खेले और दौड़े और अपने कमरे से बाहर की दुनिया का आनंद ले। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द क्लासरूम वॉल्स? कवि ने कक्ष की दीवारों का वर्णन कैसे किया है? आंसर, द पोएट सेज दैट द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम एमिट्स बैड स्मेल. The walls bear the names of those who gave donations to build the classroom. The walls bear same pictures. A big open map is also hanging on the wall. कवि कहता है कि कक्ष की दीवारें बदबू देती है। दीवारों पर उन लोगों के नाम थे जिन्होंने कक्ष को बनाने में चंदा दिए हैं। दीवारों पर कुछ चित्र टंगे हुए हैं। एक बड़ा संसार का खुला नक्शा भी दीवार पर टंगा है। Poem 2 ends here. Rest will be continued in next track. Track number 4C. In this track, recording is done from page number 260 to page number 265. It covers Poem 3. Keeping quiet. शांत रहना. नेम ऑफ द पोएट पेब्लो नेरूडा. एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम. कविता की व्याख्या. नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल. फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज. लेट्स स्टॉप फॉर 1 second एंड नॉट मूव our arms so much. व्याख्या. अब हम 12 तक गिनती गिनेंगे और फिर सभी शांत हो जाएंगे. एक बार इस पृथ्वी की धरातल पर हम किसी भी भाषा में बात नहीं करेंगे. आओ हम सब 1 सेकंड के लिए रुक जाए और अपने हाथों को ज्यादा न हिलाए. ग्लॉसरी. काउंट गिनना. 12 यहाँ पर घड़ी पर 12 घंटों के निशान. स्टिल शांत, निश्चल. फेस फलक, सतह. इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजिन्स. वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस. व्याख्या. यह एक विलक्षण क्षण होगा बिना किसी भीड़ भाड़ के, बिना मशीनों के शोर के. हम सब एकत्रित हो जाएंगे. हम सभी मिलकर अचानक ही एक अनोखे अनुभव का आनंद लेंगे. ग्लॉसरी. एक्सोटिक विलक्षण, मोहक. मोमेंट क्षण. रश हड़बड़ी. इंजिन्स मशीनें. सडन अचानक. स्ट्रेंजनेस अनोखापन, विलक्षण. Fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. व्याख्या. ध्रुवों के समीप ठंडे समुद्र में मछुआरे व्हेल मछलियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, और जो व्यक्ति नमक इकट्ठा करता है वह अपने घायल हाथों की ओर
ध्यान देगा। ग्लॉसरी, फिशरमैन, मछुआरे। कोल्ड सी, ध्रुवों के समीप का ठंडा समुद्र। हार्म, नुकसान। वेल्स, वेल मछली। गैदरिंग, इकट्ठा करते हुए। हर्ट, घायल। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विथ गैस, वॉर्स विथ फायर, विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स, वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स and walk about with their brothers in the shade doing nothing। व्याख्या: जो लोग पर्यावरण के खिलाफ युद्ध करते हैं, जो लोग जहरीली गैसों से युद्ध करते हैं और जो लोग अग्नि शस्त्रों से युद्ध करते हैं, वे विजय को प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उस युद्ध में कोई जीवित नहीं बचता। कवि चाहता है कि वे साफ सुथरे वस्त्र पहनकर अपने दूसरे भाइयों के साथ बिना कुछ किए वृक्षों की छांव में शांति से सैर करें। ग्लॉसरी, ग्रीन वॉर्स, पर्यावरण के खिलाफ युद्ध। वॉर्स विथ गैस, जहरीली गैसों का युद्ध में प्रयोग। वॉर्स विथ फायर, अग्निशस्त्र। विक्ट्री, विजय। सर्वाइवर्स, जो जीवित बचते हैं। इन द शेड, वृक्षों की छाया में। वॉट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड विथ टोटल इनएक्टिविटी। लाइफ इज वॉट इट इज अबाउट। आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेथ। इफ वी वेर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग। परहैप्स a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death। व्याख्या: मैं जो चाहता हूँ उसे पूर्ण रूप से गलत नहीं समझना चाहिए। जीवन वही है जो हो रहा है। मेरा मौत के साथ कोई संबंध नहीं है। यदि हम अपने जीवन को लगातार आगे बढ़ाने की ओर अपना ध्यान केंद्रित नहीं करते और एक क्षण के लिए भी कुछ नहीं करते, तो शायद एक लंबी उदासी इस उदासी को बाधित कर दे। जो अपने आप को कभी न समझने में असफल होता है, वह स्वयं को मौत से डराना शुरू कर देता है। ग्लॉसरी, कंफ्यूज्ड, गलत समझना। इनएक्टिविटी, कुछ नहीं करना। ट्रक विथ, संबंध बनाना। सिंगल माइंडेड, एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित करना। यूज, बड़ा। इंटरप्ट, व्यवधान। थ्रेटनिंग, खतरा पैदा करना। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज वेन एवरीथिंग सिम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। नाउ I will count up to 12 and you keep quiet and I will go। व्याख्या: शायद पृथ्वी हमें सिखा सकती है कि जब प्रत्येक वस्तु मृत प्रतीत होती है, तो भी वह बाद में जीवित साबित होती है। अब मैं 12 तक गिनूंगा और आप शांत रहना और मैं चला जाऊंगा। ग्लॉसरी, लेटर, बाद में। अलाइव, जीवित। क्वाइट, शांत। एक्सरसाइजेस, थिंक इट आउट। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस अचीव। 12 तक गिनना और स्थिर खड़े रहना क्या प्राप्त करने में हमारा सहायक होगा। आंसर: काउंटिंग 12 एंड कीपिंग स्टिल विल हेल्प अस टू स्टार्ट आवर एक्टिविटीज in a nice way। We can also feel the mutual understanding among us। 12 तक गिनना और शांत रहना हमें हमारे क्रियाकलापों को शुरू करने में अच्छी तरह से मदद करेगा। हम एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डू यू थिंक द पोएट एडवोकेट्स टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ। क्या आपके विचार से कवि पूर्ण निष्क्रियता
और मृत्यु का समर्थन करता है? आंसर, नो, द पोएट डज नॉट से दिस एट ऑल. Whatever he says is added with life and activities that can be made better. He says only that we should stop our activities for a few seconds and have quiet introspection. It will help us to re-begin our activities in a better and meaning manner. नहीं, कवि ऐसा नहीं कहता है. वह जो कुछ भी कहता है उसका संबंध जीवन से और उसकी गतिविधियों से जुड़ा है जो जीवन को और बेहतर बनाता है. वह केवल वही कहता है कि हमें कुछ सेकंड के लिए शांत होना चाहिए और अंतरावलोकन करना चाहिए. यह हमारे क्रियाकलापों और अच्छी तरह से और बेहतर ढंग से पुनः शुरू करने में मदद करता है. क्वेश्चन नंबर 3. What is the sadness that the poet refers to in the poem? वह उदासी क्या है जिसे कवि ने कविता में जिक्र किया है? आंसर, the sadness that poet refers in the poem is that those who remain all the time busy in worldly activities can never understand themselves. We can understand ourselves only if we stop all our activities for a few seconds and do some quiet introspection. वह उदासी जिसे कवि ने अपनी कविता में जिक्र किया है वह है जो व्यक्ति इस सांसारिक जीवन के कार्यों में पूरे समय व्यस्त रहता है. वह कभी अपने आप को नहीं समझ सकते. हम स्वयं को तभी समझ सकते हैं जब हम इन क्रियाकलापों से थोड़ा सा समय निकालकर कुछ सेकंड के लिए शांत रहकर अंतरावलोकन करना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 4. What symbol from nature does the poet invoke to say that there can be life under apparent stillness? कवि यह उदाहरण देने के लिए कि प्रत्यक्ष स्थिरता में जीवन हो सकता है, प्रकृति से कवि क्या प्रतीक लेता है? आंसर, the poet uses the symbol of the earth. He says that in winter the earth seems to be dead, but later in spring it seems that it is alive. Thus the poet proves that there is life in stillness. कवि वह प्रतीक के रूप में पृथ्वी को मानता है. वह कहता है कि ठंड के समय पृथ्वी मृतप्राय हो जाती है, लेकिन बसंत ऋतु में वह पुनः जीवित हो गई है, ऐसा प्रतीत होता है. इस तरह कवि यह सिद्ध करता है कि स्थिरता में भी जीवन है. ट्राई दिस आउट. चूज अ क्वाइट कॉर्नर एंड कीप स्टिल फिजिकली एंड मेंटली फॉर अबाउट 5 minutes. डू यू फील एनी चेंज in your state of mind? This is for self-activity. Other important exercises. Stanzas for comprehension. Read the extract given below and answer the questions that follow. Extract 1. Now we will count to 12 and we will all keep still. For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. Question number 1. Why does the poet tell us to count 12? कवि हमें 12 तक गिनने को क्यों कहता है? Answer. The poet asks us to count 12 because there are only 12-hour sign on the clock to measure hours. कवि हमसे 12 तक गिनने को कहता है क्योंकि घड़ी में सिर्फ 12 तक चिन्ह बना है घंटों को मापने के लिए. क्वेश्चन नंबर 2. Why does the poet ask us to keep still? कवि हमें चुप रहने के लिए क्यों कहता है? Answer. The poet wants to keep us still because peace may help in finding the solution to our problems. कवि हमें चुप रहने के लिए कहता है क्योंकि
शांति हमें हमारी सभी समस्याओं का उपाय ढूंढने में मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 3, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, सेज नेरूडा, वाई? नेरूडा कहते हैं हम किसी भी भाषा में बात न करें, क्यों? आंसर, द पीपल आर यूज्ड टू फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स एंड फाइंड एक्सक्यूज फॉर इट। द पोएट सेज दैट in this situation, the people must keep quiet and not speak in any language. They should not make disputes and quarrels among themselves. लोग आपस में लड़ाइयाँ करने लग जाते हैं और इसके लिए बहाना ढूंढने लग जाते हैं। कवि कहता है कि ऐसी स्थिति में लोगों को शांत रहना चाहिए और किसी भी भाषा में बात नहीं करना चाहिए। उन्हें आपस में मनमुटाव और लड़ाई नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट शुड वी डू फॉर अ सेकेंड? हमें एक सेकेंड के लिए क्या करना चाहिए? आंसर, वी शुड स्टॉप टू डू एनीथिंग फॉर अ सेकेंड। हमें एक सेकेंड के लिए कुछ भी करने से रुक जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द स्टैंजा विच मीन 1. Say number 2. Motionless 3. Surface। निम्न शब्दों का अर्थ पद्यांश में से लिखिए। आंसर, 1. Say number, count। 2. Motionless, still। 3. Surface, face। Extract 2. It would be an exotic moment without rush, without engines. We would all be together in a sudden strangeness. Question number 1. What is the name of the poem and the poet? इस कविता और कवि का क्या नाम है? आंसर, the name of the poem is Keeping Quiet and the poet is Pablo Neruda. कविता का नाम कीपिंग क्वाइट है और कवि का नाम पेब्लो नेरूडा है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट काइंड ऑफ मोमेंट इट वुड बी? यह किस प्रकार का क्षण होगा? आंसर, इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट। यह एक बहुत ही मोहक क्षण होगा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट विल हैपन इफ देयर इजंट एनी रश ऑफ इंजिन्स? यदि मशीनों की रेलपेल नहीं होगी तब क्या होगा? आंसर, देयर विल बी पीस ऑल अराउंड। तब हर तरफ शांति होगी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट विल बी द इफेक्ट एट दैट टाइम? उस समय का प्रभाव कैसा होगा? आंसर, ऑल ऑफ अस विल एंजॉय द सडन स्ट्रेंजनेस एंड अनयूजुअलनेस ऑफ दैट मोमेंट। हम सभी लोग अचानक उस अनोखे अनुभव का आनंद लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टैंजा। 1. एंटाइसिंग 2. मशीन्स 3. एट वंस। निम्न शब्दों का अर्थ पद्यांश में से लिखिए। आंसर, 1. एंटाइसिंग, चार्मिंग। 2. machines, engines. 3. at once, sudden. Extract 3. Fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. Question number 1. What do the fishermen do in the cold sea? ठंडे समुद्र में मछुआरे क्या करते हैं? आंसर, दे कैच व्हेल फिश इन द कोल्ड सी। वे समुद्र में व्हेल मछली पकड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट शुड द फिशरमैन नॉट डू? मछुआरों को क्या नहीं करना चाहिए? आंसर, दे शुड नॉट हर्ट द व्हेल इन द सी। उन्हें समुद्र में व्हेल मछलियों को घायल नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैज हैपेंड टू द मैन गैदरिंग सॉल्ट?
वह व्यक्ति जो नमक एकत्रित कर रहा है उसे क्या हुआ? आंसर, ही हैज हर्ट हिज हैंड्स। उसने अपने हाथों को घायल कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द स्टैंजा विच मीन्स 1. Those who catch fish. 2. Largest fish. 3. Collecting. पद्यांश में से निम्न शब्दों का अर्थ लिखिए। आंसर 1. Those who catch fish. Fishermen. 2. Largest fish. Whale. 3. Collecting. Gathering. Extract 4. Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. Question number 1. How many kinds of war mentioned in the stanza? Name them. पद्यांश में कितने प्रकार के युद्ध बताए गए हैं, उनका नाम लिखिए। आंसर, दे आर ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विथ गैसेस, वॉर्स विथ फायर। वे युद्ध है पर्यावरण के खिलाफ युद्ध, विषैले गैसों से युद्ध, आग्नेय अस्त्रों से युद्ध। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट काइंड ऑफ विक्ट्री दे विल गेट? वे किस प्रकार की विजय को प्राप्त करेंगे? आंसर, दैट विक्ट्री वेयर नो सर्वाइवर्स विल बी लेफ्ट। ऐसी विजय जहां कोई भी जीवित नहीं बचता। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट शुड द वॉर सोल्जर्स डू? युद्ध सैनिकों को क्या करना चाहिए? आंसर, द वॉर सोल्जर्स शुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स। They should make the friendly behavior with their other brothers and they should walk under shade tree. युद्ध के सैनिकों को साफ सफेद वस्त्र पहनना चाहिए और अपने दूसरे भाइयों के साथ दोस्ताना व्यवहार बनाते हुए छायादार वृक्ष के नीचे घूमना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द स्टैंजा विच मीन 1. Those left alive. 2. Where. 3. Win. निम्न शब्दों का अर्थ पद्यांश में से लिखिए। आंसर, 1. Those left alive, survivors. 2. Where, put on. 3. Win, victory. Extract 5. What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with death. If we were not so single-minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. Question number 1. What does the poet want? कवि क्या चाहता है? Answer, the poet wants that he should not be totally confused. कवि चाहता है कि उसे पूरी तरह से उदासीन नहीं समझना चाहिए। Question number 2. I want no truck with death. Explain. मैं मृत्यु से कोई समझौता नहीं चाहता। व्याख्या कीजिए। Answer, the poet says that he has no association with death, but total inactivity brings death. कवि कहता है कि उसका मृत्यु के साथ कोई संबंध नहीं है, लेकिन पूरी तरह से निष्क्रियता ही मृत्यु है। क्वेश्चन नंबर 3. Where should we focus on? हमें अपना ध्यान कहाँ केंद्रित करना चाहिए? आंसर, We should focus on to learn to give us rest. हमें अपना ध्यान उन बातों को सीखने में केंद्रित करना चाहिए जो हमें आराम प्रदान करे। क्वेश्चन नंबर 4. What benefit can we get from the huge silence?
लंबी शांति से हमें क्या लाभ मिल सकता है? आंसर, when we are threatening ourselves with death, a long silence can do us a lot of good. जब हम स्वयं को मृत्यु से डराने लगे तो एक लंबी शांति हमें उससे उबार सकती है। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द स्टैंजा विच मीन्स 1. द एक्ट ऑफ डूइंग नथिंग, 2. एसोसिएशन विथ, 3. वास्ट। निम्न शब्दों का अर्थ पद्यांश में से लिखिए। आंसर, 1. द एक्ट ऑफ डूइंग नथिंग, इनएक्टिविटी, 2. एसोसिएशन विथ, ट्रक विथ, 3. वास्ट, ह्यूज। Extract 6. Perhaps the earth can teach us, as when everything seems dead and later proves to be alive. Now, I will count up to 12, and you keep quiet, and I will go. Question number 1. What can earth teach? पृथ्वी हमें क्या सिखा सकती है? Answer, the earth can teach us how to live on it. पृथ्वी हमें सिखा सकती है कि हम इस पर जीवित कैसे रहें। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ कैन वी अचीव द स्टेट ऑफ सिम्स डेड? मृत प्राय को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आंसर, वी कैन अचीव इट बाय कीपिंग क्वाइट। हम इसे शांत रहकर प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ द सीमिंग टू बी डेड थिंग्स बिकम अलाइव। एक उदाहरण दीजिए कि मृतप्राय वस्तुएं कैसे जीवित होती है। आंसर, बीइंग क्वाइट विल हेल्प अस टू रियलाइज द एक्सोटिक मोमेंट वी विल एबल टू डू इन इंट्रोस्पेक्शन। शांत रहकर हम आनंदित क्षण को महसूस कर सकते हैं। अंतरावलोकन के द्वारा हम इसे महसूस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द स्टैंजा विच मीन 1. appears, 2. not living, 3. silent। निम्न शब्दों का अर्थ पद्यांश में से लिखिए। आंसर, 1. appears, seems, 2. not living, dead, 3. silent, quiet। Short answer type questions। Question number 1, why does the poet say to us to keep still? कवि हमें शांत और स्थिर रहने के लिए क्यों कहता है? आंसर, द पोएट वॉन्ट्स टू से टू स्टॉप आवर वर्ल्डली एक्टिविटीज फॉर अ फ्यू मोमेंट एंड डू सम क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड आवर सेल्स। इट रिफ्रेशेस अस टू डू आवर वर्क इन अ बेटर वे। कवि हमें कहना चाहता है कि हमें अपने सांसारिक क्रियाकलापों को कुछ क्षण के लिए रोक देना चाहिए और कुछ समय के लिए अंतरावलोकन करना चाहिए। यह हमें स्वयं को समझने में मदद करता है। यह हमें तरोताज़ा कर देता है और हम अपने कार्यों को और अच्छी तरह कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ एन एक्सोटिक मोमेंट द पोएट पेब्लो नेरुडा विशेस फॉर? वह मोहक क्षण क्या है जिसकी कवि पेब्लो नेरुडा ने कामना की है? Answer, according to the poet, it is the moment of quiet introspection. He calls it exotic because it gives us something strange feeling. We shall able to feel and understand ourselves. In this situation, we shall come out of all our greed, selfishness and cruelty. कवि के अनुसार यह क्षण अति मोहक अंतरावलोकन वाला होता है। इसे विलक्षण इसलिए कहा है क्योंकि इससे कुछ अद्भुत महसूस होता है। हम स्वयं को समझने और महसूस करने योग्य हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में हम लालच, स्वार्थ और निर्दयता से ऊपर उठ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज द पोएट से अबाउट द फिशरमैन? मछुआरों के लिए कवि क्या कहता है? आंसर, the poet says that quiet introspections will change in the outlook of the fishermen. After that, they will give no harm to the whales
out of their greed. They would fish only as much as they need for their survival. कवि कहता है कि शांत अंतरावलोकन मछुआरों की जिंदगी में परिवर्तन आएगा। उसके बाद वे समुद्र में व्हेल मछली को अपने स्वार्थ के लिए परेशान नहीं करेंगे। वे उतना ही मछली का शिकार करें जितना उन्हें अपने जीवन के लिए ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 4, What does the poet say about the man gathering salt? नमक एकत्रित करने वाले के बारे में कवि क्या कहता है? आंसर, The man is continuously collecting the salt in his greed and hurt his hands. The poet says, if he spares a few moments for his quiet introspection, he will realize his foolish deed of greed. He will see his hands and stop his greediness. वह व्यक्ति लगातार अपनी लालच में नमक को एकत्रित करता है और अपने हाथों को जख्मी कर लेता है। कवि कहता है, यदि वह कुछ क्षणों के लिए शांत अंतरावलोकन कर लेता तो उसे अपनी लालच वाली गलती का एहसास हो जाता। वह अपने हाथों को देखेगा और अपने लालचपन को छोड़ देगा। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ वुड कीपिंग क्वाइट अफेक्ट लाइफ इन एंड अराउंड द सी? शांत रहने से जीवन और समुद्र के आसपास में जीवन कैसे प्रभावित होगा? आंसर, द फिशरमैन वुड स्टॉप हार्मिंग वेल्स एंड वुड फिश ओनली अकॉर्डिंग टू देयर नीड. द सॉल्ट कलेक्टिंग मैन would see his hurt hand and be satisfied with his collected salt. मछुआरे व्हेल मछलियों को हानि पहुंचाना बंद कर देंगे और उन्हें जितना ज़रूरत है उतना ही मछली पकड़ेंगे। नमक एकत्रित करने वाला व्यक्ति अपने जख्मी हाथों को देखेगा तो वह जितना नमक एकत्रित करने वाला है वह उसी में संतुष्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, जस्टिफाई द टाइटल कीपिंग क्वाइट. शीर्षक शांत रहना उपयुक्त है, वर्णन कीजिए. आंसर, द टाइटल कीपिंग क्वाइट इज अप्रोप्रिएट एंड रिलेवेंट. द पोएट सेज दैट द पीपल लिव देयर लाइफ इन रश एंड हरी. ड्यू टू दिस they suffer a lot, and in this situation keeping quiet for some moments will do them a lot of good. It will provide them the much needed time for self introspection and inner peace. It will save them from many harmful and dangerous mishaps. शांत रहना शीर्षक बिल्कुल उपयुक्त और सार्थक है. कवि कहता है कि आज के समय में लोग बहुत ही भागम भाग की जिंदगी जीते हैं. इसके कारण से वे बहुत सी परेशानियों का सामना करते हैं. ऐसी स्थिति में कुछ क्षणों के शांत रहना उन्हें बहुत कुछ अच्छा कर देगा. यह उन्हें पर्याप्त समय उनमें आंतरिक अवलोकन के लिए देता है और आंतरिक शांति प्रदान करता है. यह उन्हें हानिप्रद और खतरनाक दुर्घटना से बचाएगा. क्वेश्चन नंबर 7, लाइफ इज व्हाट it is all about. How is keeping quiet related to life? जीवन वही है जो हुआ करता है. शांत रहना जीवन से कैसे संबंधित है? आंसर, keeping quiet relaxes our body and mind. We can restart our activities in a better and meaningful manner. Hence, keeping quiet is very closely related to life. शांत रहने से हमारा शरीर और दिमाग दोनों स्थिर रहता है. इसके बाद जब हम अपने कार्यों को पुनः शुरू करते हैं तो वह और अच्छी तरह से होता है और उद्देश्यपूर्ण रहता है. अतः शांत रहना हमारे जीवन में आंतरिक रूप से जुड़ा है. क्वेश्चन नंबर 8, वाई डज वन फील अ सडन स्ट्रेंजनेस ऑन काउंटिंग 1 to 12 एंड कीपिंग क्वाइट? कोई व्यक्ति एक अचानक अजनबीपन कैसे महसूस करता है जब वह 1 से 12 तक गिनती गिनता है और शांत रहता है? आंसर, काउंटिंग 1 to 12 does not take much time. But during this short span of time, one can experience a sudden strangeness. It gives inner peace and mind becomes free from all worries and anxieties.
and body feels relaxed. 1 से 12 तक गिनती गिनने में ज़्यादा समय नहीं लगता, लेकिन इस छोटे से अंतराल में एक व्यक्ति एक अचानक अजनबीपन का अनुभव कर सकता है। यह आंतरिक शांति देता है और दिमाग को सभी प्रकार की चिंताओं और परेशानियों से मुक्त रखता है और शरीर आराम महसूस करता है। पोएम 3 ends here. Rest will be continued in next track. Track number 4D. In this track, recording is done from page number 265 to page number 270. It covers poem 4, A Thing of Beauty. एक सुंदर वस्तु. Name of the poet, John Keats. Explanation of the poem. कविता की व्याख्या. A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness, but will keep a bower quiet for us, and a sleep full of sweet dreams, and health and quiet breathing. व्याख्या. एक सुंदरता वाली चीज़ हमेशा के लिए आनंददायी होती है. इसकी सुंदरता बढ़ती रहती है. यह कभी भी नगण्यता में नहीं बदलती, लेकिन यह एक शांति भरे ठंडे छायादार स्थान, मीठे सपनों वाली नींद, स्वस्थ और आरामदायक सांस के समान होती है. ग्लॉसरी. फॉरएवर हमेशा के लिए. लवलीनेस सुंदरता. पास इनटू परिवर्तित हो जाएगी. नथिंगनेस बेकार चीज़ जिसकी कोई कीमत नहीं. बोवर कुंज छाया. क्वाइट शांत. Therefore, on every morrow are we reading a flowery band to bind us to the earth, spite of despondence of the inhuman dearth of noble natures, of the gloomy days, of all the unhealthy and o'er-darkened ways made for our searching. Yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits. व्याख्या. इसलिए प्रत्येक सुबह हम अपने को पृथ्वी से बांधे रखने के लिए एक फूलों वाला कमरबंद बुनते हैं. निराशाजनक, द्वेष, कई अमानवीय गुणों की कमी, उदास दिनों की वे सभी अस्वस्थ और अति अशुभ ढंग जो हम अपने लिए खोजते रहते हैं. हाँ, सबके बावजूद कोई सुंदरता का रूप हमारी उदास अंतरात्माओं से नीरसता का आवरण उतार देता है. ग्लॉसरी. मॉरो प्रातःकाल. रीडिंग गुंथना. बैंड पट्टी. बाइंड जोड़ना, बांधना. स्पाइट द्वेष. डिस्पॉन्डेंस निराशा. इनह्यूमन अमानवीय. डर्थ कमी. नोबल उच्च, नेक. नेचर्स स्वरूप, तत्व. ग्लूमी उदास. अनहेल्दी अस्वस्थ. डार्केंड अशुभ. सर्चिंग ढूंढना. इन स्पाइट ऑफ ऑल इन सब के बावजूद. शेप रूप, आकृति. मूव्स अवे हटा देना. पॉल आवरण. डार्क उदास. स्पिरिट्स आत्माएं. सच द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, स्प्राउटिंग अ शेडी boon for simple sheep, and such are daffodils. With the green world they live in, and clear rills, that for themselves a cooling covert make 'gainst the hot season, the mid-forest break, rich with a sprinkling of fair musk rose blooms, and such too is the grandeur of the dooms. We have imagined for the mighty dead
all lovely tales that we have heard or read. An endless fountain of immortal drink pouring unto us from the heavens brink. व्याख्या: इस प्रकार सूर्य, चंद्रमा, पुराने और युवा पेड़ साधारण भेड़ों के लिए अंकुरित हुए पेड़ छाया के रूप में वरदान बन जाते हैं, और ऐसे नरगिस के पीले फूल हैं जो कि हरित दुनिया के बीच में रहते हैं, और निर्मल छोटी जलधाराएं कि वे स्वयं के लिए ग्रीष्म ऋतु के लिए एक ठंडक प्रदान करने वाला आश्रय बना लेती है। जंगल की कंटीली झाड़ियों के बीच पूर्ण खिलते हुए कस्तूरी गुलाब के फूल बिखरे पड़े हैं। ये सभी चीज़ें हमारे जीवन को मधुर, शांत और प्रसन्नचित्त बनाती है, और प्रलय का वह वैभव जिसकी हम अपने उन शक्तिशाली मृतकों के लिए कल्पना करते हैं। सारी मनोहर कहानियाँ जो हमने सुनी या पढ़ी है, अर्थात प्रकृति की ये सुंदरता उन सभी प्यारी कहानियों से अधिक सुंदर है जिन्हें हमने सुना या पढ़ा है। प्रकृति एक अनंत रूप से बढ़ता फव्वारा है जो हमें स्वर्ग के किनारे से अमृत पिला रहा है। ग्लॉसरी: स्प्राउटिंग, निकलना। बून, वरदान। डेफोडिल्स, डेफोडिल्स के फूल, नरगिस के फूल। ग्रीन वर्ल्ड, पेड़ पौधों का हरा भरा संसार। क्लियर, स्पष्ट, स्वच्छ। रील्स, छोटी नदियाँ। कोवर्ट, झाड़ियों का आश्रय। मिड, बीच में। ब्रेक, झाड़ी। रिच, शानदार। स्प्रिंकलिंग, बिखरे हुए। फेयर, सुंदर। मस्क रोज, कूजा। ब्लूम्स, खिलता है। ग्रैंडुअर, शानदार। डूम्स, कयामत के दिन। पोरिंग अंटू, उड़ेलना। हेवंस, स्वर्ग। ब्रिंक, किनारा। Exercises. Think it out. Question number 1. List the things of beauty mentioned in the poem. कविता में वर्णित सुंदर चीज़ों की सूची बनाइए। Answer. The things of beauty mentioned in the poem are the sun, the moon, trees old and young, simple ship, daffodils, clear rills and musk roses. सूर्य, चंद्रमा, पुराने और युवा पेड़, भेड़, नरगिस के फूल, नदियाँ, सुगंधित गुलाब फूल इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 2. लिस्ट द थिंग्स दैट कॉज सफरिंग एंड पेन. उन चीज़ों को सूचीबद्ध कीजिए जो कष्ट और दुख देते हैं। आंसर. द थिंग्स दैट कॉज सफरिंग एंड पेन आर malice and disappointment, inhuman, dearth of noble natures, of all the unhealthy and over-darkened ways, etc. दुर्भावना और निराशा, अमानवीय, अच्छे स्वभाव की कमी, अस्वस्थ और अंधेरी रास्ते इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 3. What does the line "Therefore are we wreathing a flowery band to bind us to earth" suggest to you? इसलिए हम रोज फूलों की एक माला बनाते हैं जो हमें पृथ्वी पर बांधे रखती है। यह पंक्ति क्या व्यक्त करती है? आंसर. दिस लाइन सेज दैट देयर आर मेनी सफरिंग्स एंड पेन्स ऑन दिस अर्थ दैट मेक द लिविंग इम्पॉसिबल, बट in spite of these sufferings and pains, there are some beauties on the earth that bind us to it. यह पंक्ति कहती है कि इस पृथ्वी पर बहुत सारे दुख और दर्द है जिसके कारण जीवन असंभव हो जाता है, लेकिन इन दुखों और दर्दों के बावजूद पृथ्वी पर कुछ ऐसी सुंदरता है जो हमें पृथ्वी से बांधे रखती है। क्वेश्चन नंबर 4. What makes human beings love life in spite of troubles and sufferings? कष्टों और मुसीबतों के बावजूद क्या चीज़ मनुष्य को जीवन से प्रेम करने को बाध्य करती है? आंसर.
There is only beauty of the earth that binds the human beings in spite of sufferings. It provides joy forever. It is true also. In short, the poet says that truth is beauty and beauty is truth. सिर्फ पृथ्वी की सुंदरता है जो मनुष्यों को कष्टों और मुसीबतों के बावजूद बांधे रखती है। यह हमेशा के लिए खुशियां प्रदान करती है और यह सत्य भी है। संक्षेप में कवि कहता है कि सत्य ही सुंदर है और सुंदर ही सत्य है। क्वेश्चन नंबर 5, वाई इज ग्रैंडुअर एसोसिएटेड विद द माइटी डेड? मृत पूर्वजों से वैभव क्यों जुड़ा हुआ है? आंसर, grandeur is associated with the mighty dead because we imagine that on the day of judgment they will be rewarded by the God for their noble works, since they made great achievements in their life. वैभव मृत पूर्वजों से जुड़ा हुआ है क्योंकि हम ये कल्पना करते हैं कि कयामत के दिन ईश्वर इन मृत पूर्वजों को उनके अच्छे कार्यों के लिए सम्मानित करेगा, चूंकि वे लोग अपने जीवन काल में अच्छे कार्य किए थे। क्वेश्चन नंबर 6, डू वी एक्सपीरियंस थिंग्स ऑफ ब्यूटी ओनली फॉर शॉर्ट मोमेंट्स और डू दे मेक अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन अस? क्या हम सुंदर वस्तुओं को कम क्षणों के लिए महसूस करते हैं या वे हम पर गहरा प्रभाव छोड़ती है? आंसर, नो, वी डोंट एक्सपीरियंस इट ओनली फॉर शॉर्ट मोमेंट्स. They make everlasting impression on us. Beauty never dies, and its joy remains forever. Its beauty never fades due to the passage of time, and this sort of beauty is also called the spiritual beauty, which is eternal. The poet says that a thing of beauty is joy forever. नहीं, हम इसको कम क्षणों के लिए अनुभव नहीं करते। ये हम पर अपना प्रभाव हमेशा के लिए डालती है। सुंदरता कभी मरती नहीं है और इसकी खुशी हमेशा कायम रहती है। सुंदरता समय बीतने पर भी कम नहीं होती और कुछ क्षणों की सुंदरता को आध्यात्मिक सुंदरता भी कहते हैं, जो अनंत है। कवि कहता है कि एक सुंदर वस्तु हमेशा खुशी प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इमेज Does the poet use to describe the beautiful bounty of the earth? कवि पृथ्वी के सुंदर उपहार का वर्णन करने के लिए किस उपमा का वर्णन किया है? आंसर, the poet has used the eternal fountain of immortal drink. It constantly pours on us from the brink of heaven. कवि ने उस उपमा का प्रयोग अविरल अमरता का फव्वारा के रूप में किया है। यह स्थिर रूप से हम पर स्वर्ग के एक कोने से गिरता रहता है। अदर इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइजेस, स्टैंजाज फॉर कॉम्प्रिहेंशन। रीड द एक्सट्रैक्ट्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। एक्सट्रैक्ट 1, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर. इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस. इट विल नेवर pass into nothingness, but will keep a bower quiet for us, and a sleep full of sweet dreams, and health and quiet breathing. Question number 1. A thing of beauty is a joy forever. Explain. एक सुंदर वस्तु हमेशा के लिए आनंददायी होती है। व्याख्या कीजिए। आंसर, John Keats says that beauty never fades nor even devalued. It never passes into nothingness. जॉन कीट्स कहते हैं कि सुंदरता कभी मध्यम नहीं होती और नहीं उसकी कभी कीमत कम होती है। वह कभी बेकार नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 2. Why does not a beautiful thing pass into nothingness? सुंदर वस्तु कभी बेकार क्यों नहीं होती? आंसर, a beautiful thing does not pass into nothingness because its beauty is constant and eternal. एक सुंदर वस्तु कभी बेकार नहीं होती क्योंकि इसकी सुंदरता स्थायी और अनंत होती है। क्वेश्चन नंबर 3.
What does the poet mean by a bower quiet forest? हमारे लिए एक शांति और छायादार लता कुंज का कवि का क्या तात्पर्य है? आंसर, सिंस अ शेडी प्लेस अंडर अ ट्री प्रोवाइड अस पीस एंड प्लेजर, सिमिलरली अ थिंग ऑफ ब्यूटी ऑल्सो डज द सेम. जैसा कि एक छायादार पेड़ हमें शांति और आनंद प्रदान करता है, उसी प्रकार एक सुंदर वस्तु भी हमें शांति और आनंद प्रदान करता है. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज अ बोअर? लता कुंज क्या है? आंसर, अ बोअर इज अ प्लेजेंट प्लेस अंडर अ शेड ऑफ अ ट्री. लता कुंज एक आनंददायक स्थान है जो पेड़ के नीचे छाया में मिलता है. एक्सट्रैक्ट 2. Therefore, on every morrow are we reading a flowery band to bind us to the earth, spite of despondence of the inhuman dearth of noble natures, of the gloomy days, of all the unhealthy and o'er-darkened ways made for our searching. Yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits. Question number 1. What are we doing every day? हम हर रोज क्या करते हैं? आंसर, we are weaving a flowery wreath to bind us to the beauties of the earth. हम फूलों का एक कमरबंध बनाते हैं जो हमें पृथ्वी पर बांधे रखती है. क्वेश्चन नंबर 2. Which evil things do we possess and suffer from? कौन सी बुराई हम अपने आसपास रखे हैं और उससे पीड़ित है? आंसर, we possess the evil qualities of malice and disappointment. We suffer from the lack of good qualities and illness. हम बुराइयों और उदासीनता को अपना रखे हैं. हम अच्छे गुणों की कमी और बीमारियों से पीड़ित हैं. क्वेश्चन नंबर 3. इन स्पाइट ऑफ ऑल, एक्सप्लेन. इन सब के बावजूद वर्णन कीजिए. आंसर, इट मीन्स इन स्पाइट ऑफ ऑल द एविल थिंग्स. इसका मतलब है उन सभी बुराइयों के बावजूद. क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द स्टैंजा विच मीन्स 1. मैलिस, 2. ग्लूमी, 3. कवरिंग. निम्न शब्दों का अर्थ पद्यांश में से लिखिए. आंसर, 1. मैलिस, स्पाइट. 2. ग्लूमी, सैड. 3. पॉल, कवरिंग. Extract 3. Such the sun, the moon, trees old and young, sprouting a shady boon for simple sheep, and such are daffodils. With the green world they live in, and clear rills, that for themselves a cooling covert make 'gainst the hot season, the mid-forest break, rich with a sprinkling of fair musk rose blooms, and such too is the grandeur of the dooms. We have imagined for the mighty dead all lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring unto us from the heavens brink. Question number 1. Name the flowers described in these lines. पंक्तियों में प्रयुक्त फूलों के नाम लिखिए. आंसर, डैफोडिल्स एंड मस्क रोज आर द फ्लावर्स. नरगिस के फूल और सुगंधित गुलाब. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट आर द अदर नेचुरल थिंग्स डिस्क्राइब्ड इन द स्टैंजा? पद्यांश में कौन सी दूसरी प्राकृतिक चीजों का वर्णन है? आंसर, द अदर नेचुरल थिंग्स आर डिस्क्राइब्ड इन द स्टैंजाज आर the clear small streams, the green world, the ecosystem. दूसरी प्राकृतिक चीजें जो कविता में दर्शाई गई है वे है स्पष्ट छोटी सरिताएं, हरा भरा संसार और पारिस्थितिक तंत्र. क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट स्प्राउट्स अ शेडी बोन फॉर शिप एंड हाउ? छायादार वरदान भेड़ों के लिए कहाँ से निकलता है और कैसे?
Answer. Old trees and young sprout make a green covering. It becomes the shelter for sheep. पुराने और युवा पेड़ पृथ्वी को हरा भरा करते हैं और यही भेड़ों के लिए छाया के रूप में वरदान बनते हैं. Question number 4. Describe the role of daffodils and clear rills in enriching the environment. नरगिस के फूलों को स्पष्ट और सुंदर बहती हुई नदियाँ वातावरण को कैसे शानदार बनाती है. आंसर. डैफोडिल्स ब्लूम अमंग द ग्रीन सराउंडिंग्स. द स्मॉल रील्स मूव विथ क्लियर वाटर एंड मेक अ कूलिंग शेल्टर फॉर देमसेल्व्स अगेंस्ट द हॉट सीजन. नरगिस के फूल चारों तरफ हरियाली के बीच खिलती है. छोटी नदियाँ स्पष्ट पानी के साथ बहती है और स्वयं के लिए गर्मी के समय के लिए ठंडा आश्रय प्रदान करती है. क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट मेक्स द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच. किसके कारण जंगल की झाड़ियाँ शानदार है. आंसर. इट इज रिच बाय ब्लूमिंग ऑफ मस्क रोज. यह सुगंधित गुलाब की फूलों के खिलने से शानदार है. क्वेश्चन नंबर 6. एक्सप्लेन द ग्रैंडुअर ऑफ द डूम्स. कयामत के दिन के वैभव का वर्णन कीजिए. आंसर. It means what we have imagined for the mighty dead, they are magnificent. इसका तात्पर्य है कयामत का वह वैभव जिसकी हम अपने शक्तिशाली मरे हुए के लिए कल्पना करते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. What is lovelier than all lovely tales? सुंदर कहानियों से ज़्यादा सुंदर क्या है. आंसर. The beauty of daffodils, rill and musk rose are more lovelier than lovely tales. नरगिस के फूलों की सुंदरता, नदियाँ और सुगंधित गुलाबे सभी सुंदर कहानियों से ज़्यादा सुंदर है. क्वेश्चन नंबर 8. What is the source of the endless fountain of immortal drink? अमृत के अनंत फव्वारे का स्रोत क्या है. आंसर. An endless fountain of nectar that makes us immortal pours into us the heavenly bliss of nature. अमृत के अनंत फव्वारे जो हमें अमर बनाता है, उसका स्रोत पर्यावरण से है. क्वेश्चन नंबर 9. What is the effect of that immortal drink? उस अमरता पेय का प्रभाव क्या है. आंसर. It gives the source of joy. यह खुशी का स्रोत प्रदान करता है. क्वेश्चन नंबर 10. फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द स्टैंजा. 1. appearing of newly grown plants. 2. blessing. 3. small streams. 4. shelter of thickets. 5. magnificence. 6. stories. 7. that never dies. 8. corner end. निम्न शब्दों का अर्थ पद्यांश में से लिखिए. आंसर. 1. appearing of newly grown plants, sprouting. 2. blessing, boon. 3. rills, small streams. 4. shelter of thickets, covert. 5. magnificence, grandeur. 6. stories, tales. 7. that never dies, immortal. 8. corner end, brink. Short answer type questions. Question number 1. What does a thing of beauty do for us? एक छोटी सुंदर वस्तु हमारे लिए क्या करती है. आंसर. A thing of beauty gives immense pleasure to us and that remains forever. Its beauty never fades due to the passage of time. Its loveliness increases every moment. एक सुंदर वस्तु हमें हमेशा के लिए खुशी प्रदान करती है. इसकी सुंदरता समय बीतने पर भी खत्म नहीं होती. इसकी सुंदरता प्रतिक्षण बढ़ती है. क्वेश्चन नंबर 2. अकॉर्डिंग टू द पोएट, व्हाट रिमूव्स द पॉल ऑफ डिस्पोंडेंस ओवर आवर डार्क स्पिरिट्स? कवि के अनुसार हमारे निराशा के कफन को हमारे निराश दिल पर से कौन उठाता है?
Answer: It is only beauty that removes the pall of despondence over our dark spirits. Men live in gloomy surroundings, and whenever they come across a thing of beauty, they get the joy forever and forget everything. यह सिर्फ सुंदरता ही है जो हमारे निराशा के कफन को हमारे निराश दिल पर से उठाता है. लोगों के जीवन में आसपास निराशा वाला वातावरण रहता है, लेकिन वह जब कभी भी एक सुंदर चीज के संपर्क में आता है, उसे देखकर वह खुशी से भर जाता है और वह खुशी हमेशा के लिए होती है. क्वेश्चन नंबर 3. What rich beauty has the heaven given us? स्वर्ग ने हमें कौन सा उपहार प्रचुर मात्रा में दिया है? आंसर: हेवन हैज़ गिवन अस humberless things of beauty. They are a joy forever. The poet compares them to an endless fountain of immortal drink. It constantly pours on us from the brink of heaven. स्वर्ग ने हमें असंख्य सुंदर वस्तुओं को दिया है. वे हमेशा के लिए खुशियां प्रदान करते हैं. कवि उनकी तुलना अंतहीन अमरता पेय वाले फव्वारे से करता है, जो स्थायी रूप से स्वर्ग के एक कोने से हम पर गिरता रहता है. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज द ग्रीक लेजेंड ऑन विच द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज बेस्ड? वो ग्रीक दंत कथा क्या है जो कविता एक सुंदर वस्तु पर आधारित है? आंसर: अ थिंग ऑफ ब्यूटी is an excerpt from the poem Endymion, which is a poetic romance. In this Greek legend, Endymion had a vision of Cynthia, the moon goddess. The youth made a determination to search Cynthia. Therefore, he roamed through forest and beyond the sea. एक सुंदर वस्तु इंडीमियन, एक काव्यात्मक प्रेम. इस ग्रीक दंत कथा में इंडीमियन ने सिंथिया, चंद्रमा की देवी के बारे में स्वप्न में देखा. उस नौजवान ने उसे ढूंढने का दृढ़ निश्चय कर लिया. अतः वह उसे ढूंढने के लिए जंगल होते हुए समुद्र के परे तक जाता है. क्वेश्चन नंबर 5. इन द हॉट सीजन हाउ डू मेन एंड बीस्ट्स गेट कंफर्ट? गर्मी के समय में मनुष्य और जानवर कैसे आराम महसूस करते हैं? आंसर: ड्यूरिंग द हॉट सीजन मेन एंड बीस्ट्स गेट कंफर्टेड सिटिंग अंडर द शेड ऑफ अ ट्री. बिकॉज ऑफ द ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर्स, एनलिविंग ट्रीज, डैफोडिल्स, क्लियर रील्स, ब्लूमिंग मस्क रोजेस and the lovely valleys are the eternal source of joy and beauty, and this joy and beauty is required to survive on the earth. गर्मी के मौसम में मनुष्य और जानवर पेड़ की छाया में काफ़ी आराम महसूस करते हैं, क्योंकि फूलों का खिलना, प्राणदायक पेड़, नरगिस के फूल, नदियाँ, सुगंधी गुलाब के फूल, सुंदर घाटियाँ और अनंत रूप से प्रदान करने वाली खुशियाँ और सुंदरता है. और यही खुशी और सुंदरता इस पृथ्वी पर जीने के लिए आवश्यक है. क्वेश्चन नंबर 6. What is the message that John Keats wants to give through a thing of beauty? कविता एक सुंदर वस्तु के आधार पर कवि क्या संदेश देना चाहता है? आंसर: Through this poem, the poet John Keats wants to give the message that a thing of beauty is joy forever. Beauty never fades nor devalued. It never passes into nothingness. The poet gives this message because he was a worshipper of beauty. इस कविता के आधार पर कवि जॉन किट्स कहना चाहता है कि एक सुंदर वस्तु हमेशा के लिए खुशी प्रदान करती है. किसी वस्तु की सुंदरता कभी नष्ट नहीं होती और न ही उसका अवमूल्यन हो सकता है. वह कभी भी नगण्यता में परिवर्तित नहीं होती. कवि यह संदेश इसलिए देता है क्योंकि वह सुंदरता का पूजक है. Poem 4 ends here. Rest will be continued in next track.